हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप अरोड़ा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी ए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 3 टैक्सेशन। जैसे कि आपको पता है, हमारे जो सी ए इंटरमीडिएट के नए सिलेबस में कुल मिला के 3 सब्जेक्ट हैं। पहला पेपर हमारा हो गया एडवांस अकाउंटिंग का, दूसरा पेपर हमारा हो गया कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, तीसरा पेपर हमारा हो गया टैक्सेशन का। टैक्सेशन में आपको पता है कुल मिला के 2 यूनिट हैं, 2 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन हमारा इनकम टैक्स का हो गया, दूसरा जीएसटी का हो गया। इनकम टैक्स का जो यूनिट है वो मैं करवाने वाला हूँ आपको, सी ए संदीप अरोड़ा। और जीएसटी का यूनिट जो है वो जगदीप सर आपको करवाने वाले हैं, सी एम में जगदीप अरोड़ा सर। राइट। अब अगर हम बात करें, हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, टैक्सेशन का जो पूरा सब्जेक्ट है ये आपको 30% एमसीक्यू आने वाला है, 70% सब्जेक्टिव आने वाला है। जैसे कि पहले क्या हुआ करता था, पहले अगर पुराने सिलेबस की बात करें तो उसमें इनकम टैक्स 60 का होता था, जीएसटी 40 का होता था। अब जो है इक्वल वेटेज दोनों की कर दी गई है। इनकम टैक्स हमारा कितने का हो गया है, 50 का, और जीएसटी भी 50 का हो गया है। और एमसीक्यू जो है वो 30% ही रहेंगे। ठीक है जी, 30% आपके एमसीक्यू होने वाले हैं। और ये जो लेक्चर्स हैं वो कौन से सेशन के लिए होने वाले हैं, कौन से एक्ट के लिए। अगर हम बात करें फाइनेंस एक्ट कौन सा है, 2023। ठीक है जी, फाइनेंस एक्ट हमारा 2023 है। प्रीवियस ईयर हमारा 2023-24 होगा। असेसमेंट ईयर 2024-25 होगा। ठीक है जी। ये लेक्चर्स जो हैं वो रेलिवेंट है कौन से बच्चों के लिए, जो बच्चे मई 24 और नवंबर 24 एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। राइट, उन बच्चों के लिए ये लेक्चर रेलिवेंट होंगे। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया 50 मार्क्स का हमारा इनकम टैक्स होने वाला है। उसमें वेटेज कैसे है, ठीक है, उसमें पेपर जो है पैटर्न किस तरीके से है, 30% हमारा मतलब 15 नंबर के एमसीक्यू आने वाले हैं, बाकी बचा 35 मार्क्स का वो हमारा सब्जेक्टिव रिटर्न आने वाला है। ठीक। चलिए अब सेक्शन वाइज वेटेज की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारे को जो पूरा चैप्टर वाइज किस तरीके से एलोकेशन कोई दिया है इंस्टीट्यूट ने, बिल्कुल दिया है जी। चैप्टर वाइज एलोकेशन भी दी हुई है इंस्टीट्यूट ने अलग से। सबसे पहले अगर हम बात करें, पूरा का पूरा पेपर जो है 50 नंबर का यूनिट, मतलब हाफ यूनिट जो वो बात करें इनकम टैक्स वाले यूनिट की, 50 नंबर का होने वाला है। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस रेजिडेंशियल स्टेटस, इन दोनों को मिला के 10 से 20%, मतलब 50 का 10% लगा लीजिए, कितना हो गया, 5 हो गया, 20% 10 हो गया, मतलब 5 से 10 नंबर का जो पेपर है आपको बेसिक्स प्लस रेजिडेंशियल स्टेटस में से आने वाला है। ठीक है जी, ठीक है सर। तो 5 से 10 नंबर का हमारा बेसिक प्लस रेजिडेंशियल स्टेटस। उसके बाद 5 हेड जो है हमारे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये कुल मिला के 5 हेड्स जो हैं ये हमारे कितने नंबर के आने वाले हैं, 25 to 30%। ठीक है जी। तो मान के चलिए 50 का 25% कितना हो गया, 12.5 से लेकर 15। तो मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें, 5 से 10 नंबर का बेसिक प्लस रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया। हेड्स जो हैं 12.5 से 15 नंबर के आपको आने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान चैप्टर जो हैं, बहुत ही फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं इंस्टीट्यूट के, क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शन, ये 3 चैप्टर 15 से 20% के। ठीक है जी, मतलब 7.5 से 10 नंबर के आपको आने वाले हैं। ठीक है जी, 7.5 से 10 नंबर के आपको ये क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और डिडक्शन आने वाले हैं। उसके बाद बात करें टीडीएस, रिटर्न ऑफ इनकम और एडवांस टैक्स, ये भी बहुत एक्चुअली में इंडिविजुअल इन क्वेश्चन में से, इन चैप्टर में से क्वेश्चन बनता है इंडिविजुअल। ठीक है। तो एडवांस टैक्स, टीडीएस, रिटर्न ऑफ इनकम, इन 3 चैप्टर में से भी आपको 15 से 20%, मतलब 7.5 से 7.5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। ठीक। और लास्ट जो बचा असेसमेंट, जो आपको पता है पहले क्या आया करता था, लॉन्ग क्वेश्चन आया करता था। इसमें से पहले लॉन्ग क्वेश्चन एक 14 मार्क्स का आया करता था। अब ठीक है, अब जो है
यहाँ पर भी लॉन्ग क्वेश्चन आने की, पूरे असेसमेंट वाले क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 35 में से, ठीक है जी, 10 नंबर का मान के चलिए, 8 से 10 नंबर का यहाँ पर भी आपको बनने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इनकम टैक्स पेबल, ठीक है, ईएमटी, ये 20 से 25%। ठीक है जी, 20 से 25% समझ सकते हो। 10 से 12.5, 10 से 12 नंबर लगा लीजिए ना, 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर असेसमेंट का बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, जो कंप्लीट आपको पता है कॉम्बो होता है ना। तो ये हमारा इस तरीके से पूरे के पूरे इनकम टैक्स की वेटेज होने वाली है। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा। इस सब्जेक्ट में अगर आप पकड़ बनाना चाहते हो तो आपको सबसे बेटर वे क्या है, प्रोविज़न को पहले पकड़ में बनाइए, कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से करिए, देन आप आ जाइए किसके ऊपर, प्रैक्टिकल्स पर। ठीक है, क्योंकि जब तक प्रोविज़न पे पकड़ नहीं बनेगी तब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे, चाहे आप 10 बार उसको प्रैक्टिकल को सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि फिर क्वेश्चन रटने वाली बात हो जाती है ना। इसलिए पहले प्रोविज़न को पकड़ में लाइए, बिल्कुल रेगुलर रिवाइज कीजिए। ठीक है, फिर साथ साथ प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल आप 2 बार भी कर लोगे, 1-2 बार भी कर लोगे तब चल जाएगा। प्रोविज़न जो है वो बहुत अच्छे से सेक्शंस आपको बताऊंगा कि चैप्टर वाइज कहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपको सेक्शन याद करने हैं, कहाँ पर मस्ट है आपको जो सब्जेक्टिव पोर्शन में एमसीक्यू लिखना, आंसर लिखना, सॉरी सेक्शन लिखना मस्ट है, वहाँ पर आपको क्लियर कट बताऊंगा कि यहाँ पर आपको सेक्शन लिखने हैं, यहाँ पर नहीं लिखने हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। अब सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ छोटा सा चैप्टर है, बेसिक्स हैं इसमें सिर्फ देखने को जो आपको मिलेंगे यहाँ पर। अब अगर हम सिंपली बात करें कि हमारे जो टैक्सेस हैं, कितने टाइप के टैक्सेस हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। एक हमारा डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है जी, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो डायरेक्टली जो पर्सन जिसकी ऑब्लिगेशन है पे करने की, उससे लिया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल क्या है सर डायरेक्ट टैक्स की, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है, देखिए मेरी इनकम है, मैं ही पे करूंगा इनकम टैक्स, है ना। इनकम अगर मैंने अर्न करी है तो उसके ऊपर टैक्स भी मैं ही पे करूंगा, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्टली चार्ज या पे किया जा रहा है उस पर्सन द्वारा जिसकी ऑब्लिगेशन है, जिसकी लाइबिलिटी है। अगर मेरी ऑब्लिगेशन है तो मैं ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करूंगा, कोई और पे नहीं करेगा। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट नाम से ही पता लग सकता है कि जो इनडायरेक्टली पे कोई और पर्सन कर रहा है बट एक्चुअल में ऑब्लिगेशन किसी और पर्सन की है। पे कोई और पर्सन कर रहा है बट ऑब्लिगेशन किसी और की है, लाइबिलिटी किसी और की है, जैसे कि जीएसटी एंड कस्टम लॉ। अब जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मान लीजिए मैंने आपसे गुड्स खरीदी, ठीक है, या फिर आपने मान लीजिए हमारे से सर्विसेज ली, ठीक है, आपने हमारे से सर्विसेज ली, तो आपने मान लीजिए 100 रुपए की सर्विस थी, उस पर 12 रुपए टैक्स पे किया, ठीक है। तो जेब किसकी, पॉकेट किसकी से पे हुआ, निकला आपकी पॉकेट से, आया मेरे पास, मैंने, हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक है जी। तो वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। एक्चुअली में ऑब्लिगेशन आपकी थी, लाइबिलिटी आपकी थी, ठीक है, पॉकेट में से निकला किसकी, आपकी
बट पे किसने किया गवर्नमेंट को? मैंने पे किया, ठीक है ना। जो बीच में इंटरमीडिएरी था, डीलर था, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर था, उसने क्या किया? कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दिया। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको बताया, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स हमारे दोनों इस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले बात करेंगे टैक्स के ऊपर। टैक्स का मतलब क्या होता है? आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 28 of Constitution of India defines the term taxation as follow. आर्टिकल 366 के अकॉर्डिंगली जो टैक्सेशन है उसमें इंक्लूड्स है इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स और इम्पोज्ड वेदर जनरल और लोकल और स्पेशल एंड टैक्स शैल बी कंस्यूड अकॉर्डिंगली। टैक्स क्या है? टैक्सेस आर कंसीडर्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। कि भाई सरकार आपसे क्या ले रही है? आप सोसाइटी में रह रहे हो, उसकी सर्विसेज यूज कर रही हो, सरकार बहुत सारी फैसिलिटीज आपको दे रही है ना। समाज में बहुत सारी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सोसाइटी में रहने के लिए क्या पे करना पड़ रहा है? सरकार को टैक्स पे करना पड़ रहा है। टैक्सेस आर लेविड बाय द गवर्नमेंट्स टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी, है ना। सरकार बहुत सारी वेलफेयर फैसिलिटीज, वेलफेयर एक्सपेंडिचर इनकर करती है ना। वेलफेयर एक्सपेंडिचर करती है जिसके लिए उसे पैसा चाहिए, कमाई चाहिए, है ना। तो वो पैसा हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देते हैं, टैक्स के रूप में हमारे से लिया जाता है। आप कह सकते हो, अपोजिट इसका बोल सकते हो, गवर्नमेंट द्वारा। अब देखिए ना, अब कोई भी पर्सन है, कोई भी अपनी जेब में से पे नहीं करता, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक सिंपल शॉप पे जाते हैं, ठीक है, खाना खाने, शॉप पे कह रहा हूँ, मान लीजिए सिंपल ढाबे वगैरह पे जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वहाँ पर वहाँ की फैसिलिटीज, अमेनिटीज के अकॉर्डिंगली वहाँ का प्राइस होगा, ठीक है। आप किसी बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर बहुत अच्छी अपना आपको बिल्कुल एयर कंडीशनड है, तो वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज, अच्छे साफ सुथरा, आपको हर चीज़ मतलब सुपर क्लास फैसिलिटी है आपको वहाँ पर। तो उसी हिसाब से चीज़ों के प्राइजेस जो हैं वो इन्फ्लेट हो जाते हैं। तो वो जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको वहाँ पर, ठीक है, तो उसी हिसाब से उसके प्राइजेस ऐड ऑन हो जाते हैं। उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, फूड के जो रॉ मटेरियल यूज़ किया है, जो वहाँ पे कुक लगे हुए हैं, तो उनको वहाँ पे जो अपना लोग हैं सर्विसेज दे रहे हैं, है ना, गेट कीपर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, तो उन लोगों की कॉस्ट भी आपके खाने में जुड़ जाती है, जिससे क्या होता है? आपका जो सर्विस या प्रोडक्ट जो भी आप ले रहे हो उसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी लोगों को, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा टैक्स के जरिए आएगा सरकार के पास, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं टैक्स क्या है? जो गवर्नमेंट द्वारा लिया जा रहा है कॉमन वेलफेयर के लिए, ठीक है जी, वेलफेयर के लिए लोगों की, तो वो क्या है? हमारा टैक्स, ठीक है जी। चाहे वो इम्पोज किया जा रहा है जनरल फॉर्म में या लोकल में या फिर स्पेशल फॉर्म में, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ टैक्सेस मैंने आपको बताए, दो तरीके के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। टाइप ऑफ टैक्सेस कौन कौन से हैं? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। डायरेक्ट टैक्स मैंने क्या बताया आपको? इफ ए टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ ए पर्सन। वेल्थ का एग्जांपल क्यों नहीं दिया? क्योंकि वेल्थ टैक्स जो है वो अबॉलिश हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए उसका एग्जांपल आपको जब आपने वो लॉ करना ही नहीं है ना, जो आपके इन फ्यूचर में है भी नहीं है, तो ये एक्चुअली में काफ़ी साल पहले अबॉलिश हो चुका है। तो टैक्स क्या है? जो डायरेक्ट टैक्स क्या है? जो डायरेक्टली चार्ज किया जा रहा है उस पर्सन द्वारा जिसने इनकम अर्न करी है,
है ना, जिसकी ऑब्लिगेशन है, देन इट इज ए डायरेक्ट टैक्स. द पर्सन हु पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम द समबडी एल्स. दैट इज द बर्डन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड. है ना, बर्डन जो है डायरेक्ट टैक्स की वो शिफ्टेड नहीं हो सकती. है ना, द पर्सन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम समबडी एल्स. जैसे जीएसटी में क्या हुआ, है ना, कि उसने, डीलर ने पे किया सरकार को, उसने सरकार को जो पे किया उसको रिकवर कर लिया, किससे, कस्टमर से कलेक्ट कर लिया. तो बर्डन जो है वो शिफ्ट हो गई कहां पर, बर्डन शिफ्ट हो गई कस्टमर पे. ठीक है जी. दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा होता है ना, बर्डन जो है वो शिफ्ट हो जाती है दूसरे पर्सन के ऊपर. मतलब इफ द टैक्स इज लेविड ऑन द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विस. ये प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लीजिए 10,000 रुपये का पेन है, ठीक है. अब इसके ऊपर मान लीजिए जीएसटी जितने परसेंट भी, आपको सर बताएंगे कितने परसेंट है, ठीक है, कौन सी कमोडिटी भी कितने परसेंट होगी. मान लीजिए ये 18% की कैटेगरी में आती है, तो 10,000 का 18% होता है 1,800 रुपये, 1,800 रुपीज. तो 1,800 रुपये का टैक्स लग गया. कुल मिला के मैंने कितना पे किया, 11,800 रुपीज. ठीक है. देन इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इफ टैक्स इज लेविड ऑन द प्राइस ऑफ ए गुड. तो ये गुड्स के ऊपर चार्ज किया जा रहा है, जी हाँ. तो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स. और इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस द पर्सन पेइंग द टैक्स passes on the incidence to the another person. ठीक है जी. मैंने क्या किया, इस कंपनी को पे कर दिया, आगे उन्होंने गवर्नमेंट को पे किया, इंसिडेंस जो है वो पास हो गया, ठीक है, किसी और पर्सन को, है ना. तो इसलिए ये जीएसटी और कस्टम ड्यूटी जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है. ठीक है, जो क्या है एक्चुअली में पे किसी और की जेब में से हो रहा है, बट गवर्नमेंट को पे कोई और पर्सन कर रहा है. ठीक है जी. तो ये हो गया जी हमारा मीनिंग ऑफ टैक्स और टाइप्स ऑफ टैक्सेस. अब आते हैं जी एलिमेंट और सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ. अब हम शुरू करते हैं एलिमेंट्स एंड सोर्सेज. सोर्सेज का मतलब क्या होता है, कहाँ से इनकम टैक्स लॉ की जो हम लोग प्रोविजंस पढ़ेंगे वो कहाँ कहाँ से मतलब पढ़ने को मिलेगा, कहाँ कहाँ से जो प्रोविजंस हैं वो हम हमारा एलिमेंट्स, उसके क्या है सोर्सेज, बेसिक सोर्सेज कहाँ से हैं, क्या है. तो पहले नंबर पे है इनकम टैक्स एक्ट 1961. इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहते हैं इंडिया में जो इनकम टैक्स लॉ है, इंडिया में जो इनकम टैक्स लॉ है वो गवर्नड बाय इनकम टैक्स लॉ, ना कि एक्ट मैंने बोला. इनकम टैक्स लॉ जो है वो गवर्नड बाय क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961. इंडिया में हर देश में इनकम टैक्स लॉ होता होगा, ठीक है, जिन जिन मान लीजिए जिन जिन देशों में है तो वहाँ का अपना अपना, ठीक है, एक्ट होता होगा अलग. तो इंडिया में जो इनकम टैक्स लॉ है वो उसको गवर्नड कौन करता है, इनकम टैक्स लॉ को गवर्नड कौन करता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961. अब ये आया कब, कहते हैं इट केम इनटू द फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962. इट केम्स इनटू द इफेक्ट इन फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/1962. 1/4/1962 से ये लागू हो गया. इनकम टैक्स में कहते हैं कुल मिला के 298 सेक्शंस हैं, 14 स्केड्यूल्स हैं. ठीक है जी. कौन सी डेट से फोर्स हुआ, 1962 से. कुल मिला के इनकम टैक्स में कितने सेक्शंस हैं, 298 सेक्शंस हैं. स्केड्यूल्स कितने हैं, 14 स्केड्यूल्स हैं. अगर इनकम टैक्स के किसी सेक्शन में अमेंडमेंट लानी है, चेंजेस लानी है, बदलाव लानी है, तो फिर वो कैसे होगा. तो उसके लिए हम लोग किसके थ्रू बदलाव लाएंगे, फाइनेंस एक्ट के थ्रू. हर साल एक फाइनेंस बिल पेश होता है, इसको इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे. फाइनेंस एक्ट के ऊपर पूरी अभी चर्चा करेंगे हम लोग. ठीक है. इनकम टैक्स में अगर अमेंडमेंट लानी है, इनकम टैक्स के किसी सेक्शन में अमेंडमेंट लानी है तो वो किसके थ्रू होगी, वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू होगी.
ठीक है जी, वो किसके थ्रू होगी? फाइनेंस एक्ट के थ्रू होगी। और लॉ प्रोवाइड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। कहते जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? किसी पर्सन की इनकम कैसे डिटरमाइन करनी है, टैक्सेबल इनकम कितनी है, किसी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी कितनी है, प्रोसीजर क्या है असेसमेंट के लिए, अपील के लिए, पेनल्टी के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए, ये सब कुछ किसमें आपको पढ़ने को मिलेगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। ठीक है जी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। ठीक है जी, तो पहला हमारा सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये आया कब? 1 अप्रैल 1962 को। कुल मिला के कितने सेक्शंस हैं जी इसमें? 298 सेक्शंस हैं। कितने स्केड्यूल हैं? 14 स्केड्यूल्स हैं। अगर इनकम टैक्स के किसी सेक्शन में चेंज लानी है तो किसके थ्रू लाई जाएगी? ये लाई जाएगी फाइनेंस एक्ट के थ्रू। ठीक है जी, अब इनकम टैक्स में क्या क्या प्रोविजंस होती हैं? किसी भी पर्सन की यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, बताया जाता है कि किस तरीके से डिटर्मिनेशन होगी टैक्सेबल इनकम की, टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, प्रोसीजर क्या है असेसमेंट का, अपील का, पेनल्टी का, प्रोसिक्यूशन का, ये सब कुछ बताया जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। अभी जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे फाइनेंस एक्ट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा कर रहे थे फाइनेंस एक्ट, तो मैं रुक गया, मैं कहा आगे जाके हम लोग डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, है ना। कि हमने बोला कि इनकम टैक्स एक्ट कि किसी सेक्शन में हम लोग अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, चेंजेस लाना चाहते हैं, तो वो किसके थ्रू लाएंगे? थ्रू फाइनेंस एक्ट। ठीक है जी, थ्रू फाइनेंस एक्ट। अब फाइनेंस एक्ट क्या है? कहते जी हर साल फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, वो देश के हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो प्रेजेंट करते हैं एक फाइनेंस बिल। फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या करते हैं? फाइनेंस बिल पेश करते हैं, किसमें? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में बिल पास किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, फाइनेंस बिल जिसे हम बोलते हैं, फाइनेंस बिल पेश किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में। उस पे फिर होती है डिस्कशन। ठीक है जी, डिस्कशन के बाद ये फाइनल डिस्कशन के बाद कि बिल जो है असेंट के लिए, मंजूरी के लिए किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। पहले चर्चा होती है लोकसभा में प्लस राज्यसभा में। चर्चा होने के बाद जो भी चेंजेस करनी होती हैं कर देते हैं, देन फिर बिल पेश कर दिया जाता है, प्रेजेंट कर दिया जाता है, रख दिया जाता है फाइनल मंजूरी के लिए, असेंट के लिए, किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर अपनी सिग्नेचर करके मंजूरी दे देते हैं, देन फिर ये फाइनेंस बिल क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट बन जाता है। ठीक है जी, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग अब कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2024, सॉरी 23, फाइनेंस एक्ट 2023 पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो क्या है, अगले अगले पूरे 2024 साल के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा, 2024 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी, फाइनेंस एक्ट 2023 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये अगले प्रीवियस ईयर 23-24 फाइनेंशियल ईयर आप बोल लीजिए, अभी प्रीवियस ईयर क्या होता है अभी आपको नहीं पता। ठीक है जी, तो 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो कुल मिला के फाइनेंस एक्ट में क्या है? एक फाइनेंस बिल है जो लोकसभा और राज्यसभा में पेश हुआ, चर्चा हुई, चर्चा के बाद फाइनल असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास गया, उन्होंने सिग्नेचर कर दी, देन ये फाइनेंस एक्ट बन गया।
पहले क्या बोला मैंने, फाइनेंस बिल प्रेजेंट हुआ, ठीक है, प्रेजेंट किया किसने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, किसमें, लोकसभा और राज्यसभा में, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में। फिर फाइनेंस बिल अगर जब अप्रूव कर दिया पार्लियामेंट में, तो फिर ये फाइनल सहमति के लिए कहाँ पर गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया। फिर ये क्या बन गया, फाइनेंस एक्ट बन गया, ठीक है जी, फाइनेंस एक्ट बन गया फाइनली ये। अब क्या कहा जा रहा है, जो पार्ट ए है, दो पार्ट हैं इसके, कहते जो पार्ट ए है बजट का, उसमें क्या होती हैं, प्रपोज्ड पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की इन द फिस्कल एरिया। पार्ट बी में क्या होते हैं, डिटेल टैक्स प्रपोजल्स होते हैं, डिटेल टैक्स प्रपोजल्स होते हैं। पार्ट ए में प्रपोज्ड पॉलिसी जो है फिस्कल एरिया की, और डिटेल टैक्स प्रपोजल पार्ट बी में होता है। और यहां पर क्या बताया जा रहा है कि जो फाइनेंस एक्ट का शेड्यूल 1 है, कहता है रेट ऑफ टैक्स एट विच इनकम शेल बी चार्ज इज प्रिस्क्राइब इन द शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट का जो पहला शेड्यूल होगा उसमें रेट ऑफ टैक्स बताए जाएंगे कि भाई किस रेट ऑफ टैक्स पे इनकम जो है टैक्सेबल होगी, किस रेट ऑफ टैक्स पे, कितने परसेंट पे, मतलब, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात जो मेन, कहते फाइनेंस एक्ट ब्रिंग अमेंडमेंट टू बोथ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। जैसे अभी तो मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्ट टैक्स में जो अमेंडमेंट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो अमेंडमेंट है वो किसके थ्रू लाई जाएंगी, वो फाइनेंस एक्ट के। फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट 1961 की नहीं लाई जाती, कस्टम लॉ, जीएसटी, इनकम टैक्स लॉ, जितने भी, मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में जो भी अमेंडमेंट होगी वो किसके थ्रू लाई जाती हैं, फाइनेंस एक्ट में। जैसे हम लोग फाइनेंस एक्ट 2023 पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंस एक्ट 2023 जो पढ़ रहे हैं, ये इसमें जो भी अमेंडमेंट आई, जो अमेंडमेंट आई होंगी फाइनेंस एक्ट 2023 में, वो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट होगा, जीएसटी होगा और कस्टम लॉ होगा, उसमें अपडेट करके एप्लीकेबल हो जाएगा हमारे को नेक्स्ट के लिए। ऐसा तो नहीं है कि हर बार नया ही आता है। मोस्टली अब हम लोग बच्चे सोचते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि नया है जी, सिलेबस नया है, सारा थोड़ी ना टैक्स लॉ चेंज हो सकता है, इनकम टैक्स सारा थोड़ी ना चेंज हो सकता है, कुछ पोर्शन, इतना सा पोर्शन चेंज होता है, इतना सा पोर्शन, ठीक है जी। कोई रेट, कहीं पे रेट चेंज हो गया, कहीं पे किसी चैप्टर में मान लीजिए डेफिनेशन चेंज हो गई, ठीक है ना, तो वो चीज़ें होती हैं, ना कि पूरा का पूरा कोई लॉ चेंज होता है कभी, ठीक है जी, ऐसे कभी नहीं होता, पूरा का पूरा एक्ट चेंज होना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, वो रेयर केस में कुछ, जब सिस्टम ही सारा चेंज हो जाता है तब। जैसे कि मान लीजिए पहले वैट हुआ करता था, सीएसटी हुआ करता था, उसकी जगह पे सब कुछ हटा के, वैट हटा के, सीएसटी हटा के, है ना, सर्विस टैक्स हटा के, एक्साइज हटा दिया, इन सबको हटा के क्या लाया गया, जीएसटी लाया गया, है ना, वो फर्स्ट टाइम हुआ। तो ऐसा होता है। जैसे इनकम टैक्स का डायरेक्ट टैक्स कोड बहुत सालों से सोच रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है ना, इनकम टैक्स एक्ट को ख़त्म करके डायरेक्ट टैक्स कोड लाने की बात हो रही है, तो कोड अभी तक लागू नहीं हुआ, तो ये चीज़ बहुत बड़ी है, ठीक है। तो बहुत माइनर सी अमेंडमेंट होती हैं, चेंजेस होती हैं, बहुत माइनर सी चेंजेस होती हैं, ठीक है जी। तो कुल मिला के फाइनेंस एक्ट क्या है जी, एक फाइनेंस बिल है। फाइनेंस एक्ट क्या है, एक फाइनेंस बिल है जो पेश किया जाता है कहाँ पर, फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है, फाइनेंस बिल होता है जो किसको कौन पेश करता है, फाइनेंस मिनिस्टर भारत के, और किसके सामने पेश करता है, पार्लियामेंट में, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। देन उसके ऊपर डिस्कशन होती है, डिस्कशन के बाद फाइनल असेंट के लिए किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास, सहमति के बाद फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल जो है फाइनेंस एक्ट का नाम ले लेता है, ठीक है जी। अब जो ये जो फाइनेंस एक्ट है, ये जो फाइनेंस एक्ट है हमारा,
ये चेंजेस लाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में चेंजेस लाता है। ठीक है जी। इसके शेड्यूल वन में रेट्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, रेट्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है जी। और दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है, प्रपोज्ड पॉलिसीज। पार्ट बी में क्या है, डिटेल टैक्स प्रपोजल्स। ठीक, चलिए ये तो हो गया हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 और फाइनेंस एक्ट। चलिए अब तीसरे नंबर पे आते हैं, इनकम टैक्स रूल्स 1962। रूल्स क्या होते हैं, रूल्स जो होते हैं वो एक्ट की मदद के लिए बनाए जाते हैं। रूल्स जो हैं हमेशा किसी भी एक्ट की मदद के लिए बनाए जाते हैं। वो कैसे, देखिए कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, इनकम टैक्स रूल्स 1962। कहते जो एडमिनिस्ट्रेशन है डायरेक्ट टैक्स का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज वेस्टेड विद द सीबीडीटी। जो डायरेक्ट टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके हाथों में है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। और जो इनडायरेक्ट टैक्स का भी बता देता हूं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, दैट इज जीएसटी एंड कस्टम, उसका किसके हाथों में है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम। सी फॉर सेंट्रल, बी फॉर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, आई का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सी का मतलब कस्टम, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम। ठीक है जी। अब आगे अगर हम बात करें, कहते हैं जो सेक्शन 195 है इनकम टैक्स एक्ट का, सेक्शन 295 जो है इनकम टैक्स एक्ट का, वो सीबीडीटी को पावर देता है, सीबीडीटी को एम्पावर करता है टू फ्रेम रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कैरी आउट द पर्पस एंड प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। कहते जो सेक्शन 295 है इनकम टैक्स एक्ट का, वो सीबीडीटी को एम्पावर करता है रूल्स बनाने के लिए समय समय पर, प्लस टू कैरी आउट द पर्पस एंड प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, कि भाई जो उद्देश्य है इस एक्ट का वो पूरा होना चाहिए, प्लस प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है जी। सेक्शन 295 इनकम टैक्स एक्ट का सीबीडीटी को कहते हैं एम्पावर करता है, पावर प्रदान करता है कि भाई समय समय पर जो तुम्हें रूल्स बनाने हैं बना लीजिए, एक्ट का जो पर्पस है वो अचीव होना चाहिए, प्लस प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। उसके लिए जो आपको समय समय पर रूल्स बनाने की आवश्यकता है बना लीजिए। ठीक है जी। कहते अब इसमें होता क्या है, रूल्स में होता क्या है, जो इनकम टैक्स रूल्स 1962 है इसमें होता क्या है, फॉर्म्स होते हैं जी, प्रोसीजर्स होते हैं, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स होते हैं, परक्विजिट्स वगैरह के। परक्विजिट्स क्या होता है ये आपको चैप्टर आने पर पता लग जाएगा, है ना, आर प्रोवाइडेड इन द रूल्स फ्रेम्ड बाय द सीबीडीटी। अब एक्चुअली में जो प्रोसीजरल काम होता है ना, हमेशा रूल्स में एक्चुअली में हमेशा प्रोसीजर्स होते हैं, जो एक ही चीज, फॉर्म्स जैसे मान लीजिए आईटीआर के फॉर्म्स हैं, है ना, फॉर्म्स हो गए, वो आईटीआर 1 2 3 4 5 है ना, तो ये रजिस्ट्रेशन का कोई फॉर्म है, प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, जो मतलब कॉन्स्टेंटली अपना एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजरल काम जो है वो रूल्स में बताया जाता है। ठीक है ना, असेसमेंट का प्रोसीजर मान लीजिए, है ना, अपील का प्रोसीजर लगा लीजिए, प्रोसिक्यूशन का प्रोसीजर लगा लीजिए, ये सब कुछ रूल्स में बताया जाता है। ठीक है जी। सभी फॉर्म्स जो हैं, प्रोसीजर्स जो हैं, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स हैं, वो कहाँ पर बताए जाते हैं, इनकम टैक्स रूल्स में 1962। ठीक है जी। तो कुल मिला के इनकम टैक्स रूल्स 1962 किसके थ्रू पावर मिलती है इसको, रूल्स सीबीडीटी को, सेक्शन 295 के थ्रू सीबीडीटी को पावर मिलती है रूल्स बनाने की समय समय पर। ठीक है जी। किसके लिए,
पर्पस सॉल्व करने के लिए प्लस प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसमें क्या क्या होता है रूल्स में, कहते हैं सभी फॉर्म्स, प्रोसीजर्स और जो वैल्यूएशन रूल्स हैं वो होते हैं जी। यहाँ पर वैल्यूएशन प्रिंसिपल आप कह सकते हो, उसके रिगार्डिंग रूल्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। सर्कुलर और नोटिफिकेशंस क्या होती हैं, ये ध्यान से सुनिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर्स क्या है और नोटिफिकेशंस क्या होते हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर सेक्शन 119 CBDT issues circulars and notifications from time to time। क्या कह रहे हैं, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर अंडर सेक्शन 119 119 सेक्शन की पावर को इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो समय समय पर सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। सर्कुलर और नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। अब ये सर्कुलर होते क्या हैं, पहली बात सर्कुलर्स होते क्या हैं। दीज सर्कुलर्स क्लैरिफाई डाउट्स रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। सर्कुलर किस लिए जारी किए गए, कोई अमेंडमेंट आई, कोई चेंज आई, ठीक है, कोई नया सेक्शन आया, एडिशन हुई सेक्शन की, ठीक है, सब सेक्शन आया मान लीजिए कोई, अब उसमें उस सब सेक्शन में कोई प्रोविजन ऐसी है जो क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसमें क्लैरिटी नहीं हो रही, तो उसके लिए उसका डाउट क्लियर करने के लिए, उस प्रोविजंस पे डाउट क्लैरिटी लाने के लिए, है ना, उसका कोई गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है, क्लैरिटी नहीं है, तो उसके लिए डाउट क्लैरिटी के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए CBDT क्या करता है, सर्कुलर जारी करता है। उस क्लैरिटी के लिए सर्कुलर जारी करता है। ठीक है जी। अब ये जो सर्कुलर होंगे, कहते हैं ये असेसी और ऑफिसर्स के लिए, जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होंगे उनके लिए क्या काम करते हैं, गाइडेंस का, एक्ट एज गाइडेंस। ये जो सर्कुलर्स हैं गाइडेंस का काम करते हैं, किसके लिए, ऑफिसर्स के लिए और असेसी के लिए। अब असेसी क्या होता है, ये भी थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा आपको, अगले चैप्टर में हम जो नेक्स्ट चैप्टर बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स करने वाले हैं उसमें ये डेफिनेशन ही करने वाले हैं जो आपको तंग कर रही हैं अभी थोड़ी बहुत ही, कुछ डेफिनेशन जो आपको सुनाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर हैं वो गाइडेंस का काम करते हैं, किसके लिए, ऑफिसर्स के लिए प्लस असेसी के लिए। कहते हैं ये जो सर्कुलर्स हैं ये बाइंडिंग है एओ के ऊपर, असेसिंग ऑफिसर्स के ऊपर बाइंडिंग है, बट नॉट ऑन द असेसी एंड कोर्ट्स। सर्कुलर जो जारी हुआ ये कहते हैं किसके ऊपर है, बाइंडिंग किसके ऊपर होगा, असेसिंग ऑफिसर, जो ऑफिसर्स असेसमेंट कर रहे हैं उनके लिए बाइंडिंग होगा, ना कि असेसी और कोर्ट के लिए होगा। ठीक है जी, ये आपको पूरी क्लैरिटी जब असेसमेंट चैप्टर करेंगे तो वहां पर हो जाएगा। These circulars issued by the CBDT shall not in the contrary with the provision of the act। बिल्कुल सही, कहते हैं ऐसा नहीं है एक्ट की प्रोविजन में कुछ और लिखा है, आप सर्कुलर लाके उस प्रोविजन को पलट दो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे, क्या बात है, कोई प्रोविजन सेक्शन में लिखी हुई, अमेंडमेंट आई, मान लीजिए कोई नया सेक्शन आया, वहां पे आपको क्लैरिटी साफ साफ को लग रहा है कुछ और ही चीज आई है, जो सर्कुलर आया उससे बिल्कुल अलग चीज हटके बोल दी गई, उसको ओवरराइड कर दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। कभी भी जो सर्कुलर्स हैं उसके अपोजिट नहीं हो सकते, प्रोविजंस की के अपोजिट नहीं हो सकते, मतलब जैसा जो प्रोविजन में लिखा है उसको ओवर रूल्ड नहीं कर सकते कभी भी, है ना, मतलब झुठला नहीं सकते, सिंपल भाषा में बोलूं तो जो प्रोविजन में लिखा होगा एक्ट की, उसको उसकी पत्तियां खोलने के लिए सर्कुलर जारी होगा। ठीक है, ना कि कोई नई पत्ती ऐड करने के लिए होगा, ना कि नई प्रोविजन ऐड करने के लिए या पुरानी को जुटला के, ठीक है, गलत प्रूफ करके नई लाने के लिए होगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ठीक है जी, तो सर्कुलर जो होगा
वो कभी भी कंट्रैरी नहीं होगा एक्ट की प्रोविजन के। ठीक, ये होगा जी हमारे सर्कुलर नोटिफिकेशंस। ठीक है, ये समय समय पर सीबीडीटी इशू कर सकती है, और किस लिए? फॉर द क्लैरिटी ऑफ डाउट्स के लिए है। ठीक है, और गाइडेंस का काम करेगा असेसी और ऑफिसर्स के लिए, बट बाइंडिंग नहीं होगा किसके ऊपर? कोर्ट्स और असेसी के ऊपर। ठीक है, और अगेंस्ट या ऑपोजिट नहीं हो सकता इनकम टैक्स की प्रोविजंस के। ठीक है जी, अब लास्ट, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस। अब देखिए, जैसे पहले, या मान लीजिए आपने लॉ पढ़ा, कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, है ना, जगदीप सर के पास। कंपनी लॉ में, कंपनी लॉ जो कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हो आप लोग, उसके साथ साथ उसके रूल्स भी पढ़ रहे होगे, है ना, रूल्स भी पढ़ रहे होगे। तो रूल्स क्या है? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस है। ठीक है, ऐसे ही जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमने पढ़ा शुरुआत में, उसके सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या है? इनकम टैक्स रूल्स। ठीक है, जैसे पहले एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज एक्ट हुआ करता था, साल अब उसका याद नहीं क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं उसको अबॉलिश हुए, है ना। तो उसके लिए सेंट्रल एक्साइज रूल्स होते थे, सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स होते थे, स्टैंडर्ड रूल्स होते थे, है ना। तो अलग अलग उसके सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हुआ करते थे, तो उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोला जाता है। कहते गवर्नमेंट इनेक्ट द लॉ इन द पार्लियामेंट। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, जैसे मैंने पुराने वाला बोला, है ना, वेयर इज ए नीड फॉर डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशंस। द इनेक्टमेंट इज टू बी डन इधर बाय द सीबीडीटी और सीबीआईसी। आईसी मैंने आपको बता दिया क्या फुल फॉर्म होती है। ठीक है ना, दीज रूल्स एंड रेगुलेशन इनेक्टेड बाय द सीबीडीटी और सीबीआईसी, दैट इज इनकम टैक्स रूल्स, स्टैंडर्ड रूल्स, है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि पहले एक्साइज के लिए आईटीसी एक्ट, जैसे जीएसटी में आईटीसी होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। ठीक है, आगे जाके आप लोग पढ़ लोगे। तो ऐसे ही एक्साइज में इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल्स हुआ करते थे, उसको सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स रूल्स, सेनवेट रूल्स बोला जाता था। ठीक है, तो सेनवेट रूल्स वो भी क्या थे? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन थे एक्साइज के, सेंट्रल एक्साइज एक्ट के। ठीक है, और नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स इशूड बाय द सीबीडीटी एंड सीबीआईसी इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो जो नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स में है वो भी किसका पार्ट है? वो भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का ही पार्ट है। ठीक, ये हो गया जी हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961, फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स, लास्ट सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब वेरी लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिसीजन, अब जजमेंट बोल सकते हो। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन गिव जजमेंट ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी हैपन हो जाती हैं जो लॉ में नहीं लिखी गई, जो रह गई, है ना, जिसको कवर नहीं कर पाया लॉ। ठीक है, जिसको कवर नहीं कर पाया लॉ, तो उसके लिए अलग जजमेंट पास हो जाती है कोर्ट द्वारा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक केस बताता हूँ, बहुत सिंपल सा, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। ठीक है, दो अलग अलग केस बताता हूँ। पहला, एक बारी क्या हुआ, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, ये जजमेंट जो है बहुत पुराना नहीं है, हार्डली आप 2015 या 16 का जजमेंट है ये। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये इसलिए सुना रहा हूँ इतना पुराना क्योंकि इंटरेस्टिंग है, आपको सुन के अच्छा लगेगा कि अच्छा ऐसे भी होता है। एक कंपनी ने एक कंपनी ने एक अपने डायरेक्टर को ऑफिशियल काम से फॉरेन भेजा उसे। ठीक है जी, बाहर भेजा। अब वो डायरेक्टर जो था कंपनी के किसी काम से बाहर गया। अब वो डायरेक्टर को रास्ते में किडनैप कर दिया डाकुओं ने। ये रियल केस है, मैं मजाक नहीं कर रहा, अपनी तरफ से एग्जाम्पल नहीं बना रहा। अब वो
डायरेक्टर को डाकुओं ने किडनैप कर लिया। किडनैप करने पर कंपनी से पैसा मांगा गया, उसके घर वालों से पैसा मांगा गया। ठीक है, तो पुलिस से बात की गई, कुछ नहीं बना। एट लास्ट उन्हें पैसे डाकुओं को देने ही पड़े। तो उन्होंने ये जो पैसा दिया, ठीक है, उनके घर वालों ने या फिर कंपनी ने, जैसे भी था, उन्होंने क्या कर दिया, इस खर्चे को, इस पेमेंट को कंपनी के नाम पे एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया कि भाई ये जो बंदा है, डायरेक्टर है, ये कंपनी के काम से, ऑफिशियल पर्पज से बाहर गया था, जिसकी वजह से ये खर्चा अराइज हुआ है। तो इसके क्लेम हम लोग एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे हैं, इसके लिए हम पेमेंट एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे हैं। ऐसी चीज कहीं लॉ में लिखी नहीं थी क्लैरिटी से। ठीक है, तो जजमेंट जो भी आया, ठीक है, उसको फाइनल माना गया। अब इन फ्यूचर में अगर ऐसा होगा तो उस जजमेंट को फॉलो करके, उस जजमेंट को फॉलो करके एक्शन उसी तरीके से होगा, जो ट्रीटमेंट होगा, उस ट्रांसैक्शन का ट्रीटमेंट होगा उसी तरीके से होगा। ऐसे ही एक और केस स्टडी ले लीजिए। एक बार एक सीए की हार्ट सर्जरी हुई, प्रोफेशनल सर्विसेज वो प्रैक्टिस में था, उसने क्या किया, क्लेम किया, जो भी पैसा खर्च हुआ उसके ऊपर, हार्ट सर्जरी के ऊपर, उसने अपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनती थी उसमें एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया। ठीक है जी, तो उनसे पूछा गया कि भाई ये एक्सपेंडिचर क्यों क्लेम किया, उन्होंने एक्सक्यूज क्या दिया, रीज़न क्या दिया कि भाई जो मैं हूँ, मतलब सीए हूँ, मैं एक अपनी बिजनेस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, जो मैं अपने आप में एक एसेट हूँ। ठीक है, तो मैंने एक एसेट के ऊपर पैसा खर्च किया है देखा जाए तो। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें रैम डलवा देते हैं, है ना, अपडेट करवा देते हैं, हार्ड डिस्क बढ़वा देते हैं या अपडेट कर देते हैं, है ना। तो ऐसा पार्ट भी मैंने अपना बॉडी का चेंज किया, जिससे मेरी जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ गई। ठीक है, काम करने की क्षमता बढ़ गई। तो डिपार्टमेंट ने उस चीज़ को डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो कोर्ट तक केस पहुंचा, उसका जजमेंट दिया गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये भी अलग डिसीजन, एक अलग कोर्स ऑफ एक्शन था। इसके अगेंस्ट जो जजमेंट पास हुआ हाई कोर्ट द्वारा, ठीक है, या केस मान लीजिए जहां पर भी गया, सुप्रीम कोर्ट गया, तो वो जजमेंट, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, आप इसको पर्टिकुलरली मत लीजिए कि भाई कोई ऐसा है, प्रोविजन है, ऐसा कोई एक्सपेंसेस या इनकम क्लेम करी है जो हमारे एक्ट में, कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो एक्ट में कहीं लिखा ही नहीं है, उसके अगेंस्ट जजमेंट पास जो होगा अलग से होगा। तो फिर इन फ्यूचर में उन ट्रांसेक्शन के अगेंस्ट, जैसे आपने पार्टनरशिप डिसोल्यूशन पढ़ा होगा, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में वन पार्टनर इंसॉल्वेंट में जो रूल एप्लीकेबल होता है वो किसका होता है, गार्नर वर्सेस मुरे का रूल एप्लीकेबल होता है। मतलब उस केस लॉ होने, केस एप्लीकेबल होने के बाद, गार्नर वर्सेस वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी का, जब वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का जब केस आया पहली बार, तो इन फ्यूचर में उस केस का रेफरेंस लेकर, गार्नर वर्सेस मुरे का रूल का रेफरेंस लेकर, जो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, उसकी जो वर्किंग है वो गार्नर वर्सेस मुरे रूल को फॉलो करते हुए की जाती है। मतलब उस जजमेंट को फॉलो करते हुए हम लोग, जो आपको याद होगा वन पार्टनर इंसॉल्वेंट में हम लोग क्या किया करते थे, जो भी लॉस हुआ, रिलेशन का लॉस हुआ, वो सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लेकर आएंगे। ठीक है जी, और जो जो भी डेफिशिएंसी होगी इंसॉल्वेंट पार्टनर की, वो सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे, है ना। तो रेशो होती थी एक फिक्स, तो उस रेशो, वो सारा का सारा कहाँ पे लिखा हुआ है,
गार्नर वर्सेस रूल की जो जजमेंट पास हुई थी उसके अंदर लिखा हुआ है, तो उस जजमेंट को हम लोग फॉलो करते हैं। ऐसे ही इनकम टैक्स में भी बहुत सारी जजमेंट अलग अलग पास होती हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो उस जजमेंट को फॉलो करते हुए हम कोर्स ऑफ एक्शन वो फॉलो करते हैं। ठीक, चलिए जी। डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ टैक्स अंडर द इनकम टैक्स। डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ टैक्स अंडर द इनकम टैक्स, कहते हैं जो इनकम टैक्स है वो शेल बी चार्ज एट द रेट फिक्स फॉर द ईयर बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट। कहते हैं इनकम टैक्स जो है वो चार्ज होता है किस रेट पर, जो फाइनेंस एक्ट में। आपको एमसीक्यू आ सकता है इस पे एमसीक्यू आ सकता है, हमारे से गलती क्या हो सकती है यहाँ पर। अब हम लोग वहां पे पूछा होगा कि इनकम टैक्स के रेट जो है वो कहाँ पर मेंशन होते हैं जी। इनकम टैक्स के रेट तो इनकम टैक्स एक्ट में दिए होंगे, और कहाँ दिए होंगे, है ना। भड़क के हम लोग बोलेंगे कि इनकम टैक्स के रेट जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में दिए होंगे, किसी और में क्यों दिए होंगे। जी नहीं, इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं वो कहाँ पर दिए होंगे, फाइनेंस एक्ट में दिए होंगे। ठीक है जी, रेट्स ऑफ इनकम टैक्स मेंशन इन द एनुअल फाइनेंस। नंबर 2, फर्स्ट स्केड्यूल जो है फाइनेंस एक्ट का वो रेट प्रोवाइड करता है, हमने ऊपर भी पढ़ा है ना। जो शेड्यूल 1 ऑफ फाइनेंस एक्ट है, शेड्यूल 1 ऑफ फाइनेंस एक्ट है वो प्रोवाइड करता है रेट्स ऑफ टैक्सेस। अब इसके अलग अलग पार्ट्स हैं जी। फाइनेंस एक्ट का शेड्यूल 1 जो है उसमें रेट्स ऑफ टैक्स बताए गए। अब इसके 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, 2, 3। अब पार्ट 1 में क्या बताया गया है कि भाई अलग अलग टाइप ऑफ असेसीज को, सर फिर असेसी आ गया, अरे रुक जाओ यार, असेसी अगले चैप्टर में आपको पता लग जाएगा कि एसएससी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है जी, बस थोड़ी वेट कीजिए। एसएससी क्या होता है, पर्सन क्या होता है, सब कुछ बढ़िया तरीके से मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। कहते हैं जो टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल होते हैं इनकम के ऊपर, कौन से रेट पे, वेरियस टाइप्स ऑफ असेसी को, अलग अलग असेसी को अलग अलग रेट ऑफ टैक्स जो लगने हैं वो कहाँ पर बताए जाते हैं, पार्ट 1 शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट। पार्ट 2, पार्ट 2 शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट में क्या बताया जाता है, रेट ऑफ टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। करंट फाइनेंशियल ईयर पे जो पैसा दिया जा रहा है उस पे टीडीएस किस रेट पे कटेगा, टैक्स किस रेट पे कटेगा, वो कहां पर बताया होगा, पार्ट 2 में। और पार्ट 3 में सिर्फ सैलरी पे टीडीएस प्लस एडवांस टैक्स का क्या रेट होगा वो बताया जाता है। शेड्यूल 1 के कितने पार्ट हो गए, 3। शेड्यूल 1 के कितने पार्ट हो गए, 3। पहला पार्ट उसमें क्या बताया होगा, वेरियस टाइप्स ऑफ एसएससी को किस रेट पे टैक्स लगेगा। दूसरे पार्ट में क्या बताया जाएगा, टीडीएस के रेट्स बताए जाएंगे। तीसरे पार्ट में क्या बताया जाएगा, पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ फाइनेंस एक्ट, उसमें स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ सैलरी के ऊपर क्या टीडीएस का रेट होगा, प्लस एडवांस टैक्स का क्या रेट हो, क्या एडवांस टैक्स का क्या रेट होगा, मतलब कितने परसेंट एडवांस टैक्स आपको जमा करवाना होगा कौन सी पर्टिकुलर डेट्स पर, तो वो बताया जाएगा पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ फाइनेंस एक्ट। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारे इनकम टैक्स के रेट कहाँ पर बताए जाएंगे, फाइनेंस एक्ट में। कहाँ पर, शेड्यूल 1 में। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, पार्ट 1, 2, 3। 1 में वेरियस टाइप्स ऑफ एसएससी के ऊपर रेट ऑफ टैक्स, 2 में टीडीएस, 3 में सैलरी के ऊपर टीडीएस प्लस एडवांस टैक्स का रेट बताया जाएगा। अब लास्ट इस छोटे से टॉपिक का, इनकम टैक्स अथॉरिटीज। अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज आप यहां से शुरू करें अगर ऊपर से, सबसे पहले नंबर पे बॉटम टू टॉप चलेंगे, इंस्पेक्टर्स। ठीक है जी, जो इंस्पेक्टर्स घूमते फिरते रहते हैं वो हो गए। फिर टीआर हो गई, टैक्स रिकवरी ऑफिसर। फिर आईटीओ हो गए जी, इनकम टैक्स
ऑफिसर्स। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इसकी आपको इस लेवल पर नहीं जरूरत पड़ेगी, फाइनल लेवल पर पड़ेगी। ठीक है जी। तो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स या डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। फिर जॉइंट डायरेक्टर या जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बोल सकते हैं, एडिशनल कमिश्नर या एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स या एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, देन डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और अपील, और फिर लास्ट में चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। और इन सबको कौन देखता है? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है जी। तो ये था हमारा बच्चों छोटा सा बच्चा सा चैप्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। यहाँ पर हमने पढ़ा टैक्स क्या होता है, जो पब्लिक से लिया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक एक्सपेंडिचर करने के लिए, है ना, एक काइंड ऑफ वेलफेयर एक्सपेंडिचर के लिए, वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए सरकार द्वारा आपसे जो पैसा लिया जा रहा है, किसके नाम से? टैक्स के नाम पे। ठीक है जी। आपको कह सकते हो सोसाइटी में रहने के लिए, आपको जैसे घर में रहने के लिए आपको, है ना, काम करना पड़ता है ना, तो वैसे ही सोसाइटी में रहने के लिए आपको गवर्नमेंट को कुछ पे करना पड़ता है। ठीक। टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हमारा क्या है? जो डायरेक्टली चार्ज किया जा रहा है उस पर्सन से जिस पर्सन की ऑब्लिगेशन है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो चार्ज किसी और पर्सन से किया जा रहा है, ऑब्लिगेशन, या मान लो या आप कह सकते हो पे कोई और पर्सन कर रहा है गवर्नमेंट को, बट ऑब्लिगेशन किसी और पर्सन की है। ठीक है जी। डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स है। वैसे तो वेल्थ टैक्स खत्म हो चुका है। वेल्थ टैक्स एक्चुअली में होता था कि संपत्ति के ऊपर लगता था, क्योंकि जिसकी जितनी संपत्ति ज़्यादा है उस हिसाब से टैक्स लगा करता था। अब वो खत्म हो चुका है। अब रह गया सिर्फ इनकम टैक्स। इनकम जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इनकम टैक्स होगा, है ना। दूसरा GST। GST कभी भी लेवल देख के नहीं, वहाँ पर गुड्स की जो वैल्यू होगा उतना टैक्स लिया जाएगा, चाहे वो गरीब है अमीर है, हर पर्सन से लिया जाएगा। जो भी गुड्स का वैल्यू होगा उसके ऊपर अकॉर्डिंगली लिया जाता है। ठीक। तो उसके बाद हमने पढ़ा इनकम टैक्स एक्ट। एक्ट में 298 सेक्शन है, 14 शेड्यूल्स हैं। इनकम टैक्स में क्या बताया जाता है? असेसमेंट कैसे करते हैं, है ना, असेसमेंट हम लोग कैसे करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, है ना। और हमारा उसके बाद आते थे हमारा फाइनेंस एक्ट। इनकम टैक्स में हमने कोई चेंज लानी है, हम किसके थ्रू लाएंगे? फाइनेंस एक्ट के थ्रू। ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट में क्या है? फाइनेंस बिल किसने पेश किया? फाइनेंस मिनिस्टर ने। किसमें? लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हुई, डिस्कशन होने के बाद कहाँ पे रखा गया? पार्लियामेंट में। ठीक है जी। डिस्कशन होने के बाद, सॉरी, असेंट के लिए रखा गया किसके पास? फाइनेंस में, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सिग्नेचर किया, देन वो क्या बन गया? फाइनेंस एक्ट बन गया। ठीक है। उसमें अमेंडमेंट हुई किसकी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों की। फिर हमने पढ़े इनकम टैक्स रूल्स। रूल्स किस लिए होते हैं? एक्ट की मदद के लिए। ठीक है जी। उसके बाद सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। CBDT समय समय पर सर्कुलर और नोटिफिकेशन जारी कर सकती है टू क्लैरिफाई द डाउट्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ठीक है जी। देन लास्ट में हमने पढ़ा जजमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा बच्चों छोटा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि समझ के चलिए आगे सब कुछ इसी को बेस लेते हुए चलेगा, क्योंकि वो डेफिनेशंस आपको हर चैप्टर में एंड तक काम आने वाली है। ठीक है जी। थैंक यू।